बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 मार्च पाकिस्तान में बुध की शाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 मार्च पाकिस्तान में बुध की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 109। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर अडयाला जेल से, जहां पर इस वक्त कैदियों के साथ ईद के सिलसिले में खुसूसी मुलाकातें शुरू हो गई हैं। जी हाँ, ये हुकूमत पाकिस्तान का कानून है, पंजाब गवर्नमेंट का भी, बाकी तमाम सूबों में भी, कि ईद के 3-4 दिन पहले से लेके ईद तक कैदियों के साथ उनके घर वाले खुसूसी मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात जो उनकी हफ्तावार मुलाकात होती है उससे हट के होती है। तो अब 27वें रोज़े से ऑनवर्ड ईद तक जो है वो इस वक्त कैदियों की वहाँ पर खुसूसी मुलाकात का इंतज़ाम है, जिसमें पहले से उस तरीके से जो मुलाकात का वक्त या शेड्यूल होता है वो तय नहीं होता। मतलब इन दिनों में किसी भी कैदी से उनके घर वाले जाके मिल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान, बुशरा बीबी, उनसे ना उनके घर वालों की मुलाकात करवाई गई है और ना ही इन दिनों में मुलाकात होने का कोई चांस नज़र आ रहा है। ये जो मंगल का दिन गुजरा, इमरान खान की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली पूरी कोशिश करते रहे कि मुलाकात हो। उनके लिए जाहिर है वो तो अंदर चाहते हैं कि नहीं चाहते वो एक अलग बात है, मैं कपड़ों की बात कर रहा हूँ। घर वालों ने अपनी तरफ से उनके लिए कपड़े भी बनाए कि ईद के सिलसिले में उनको दिए जाएं, जो नहीं लिए गए। और अब ये जो आखिरी 3 दिन हैं, इनमें जो दूसरे तमाम कैदियों की मुलाकात हो रही है उसमें लगता नहीं है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की ईद से पहले भी उनके ख़ानदान से मुलाकात करवाई जाएगी। साथ ही साथ आज जब रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा कि उनके क्या बेटों से आप फ़ोन पे बात करवाएंगे, तो उस पर भी जवाब ऐसा ही था कि जिसमें कोई कंफर्मेशन नहीं थी हुकूमत की तरफ से कि वो इमरान खान के बेटों से उनकी फ़ोन पे भी बात करवाएंगे कि नहीं। दूसरी तरफ आपको ये तो पता ही है कि जमाइमा खान साहबा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटों ने जनवरी के महीने से, पहले भी किया था एक दफ़ा वीज़ा अप्लाई शायद जुलाई में, जनवरी के महीने से दोबारा वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं है, उस वीज़ा की कोई प्रोसेसिंग नहीं है। तो ये एक तरफ सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। अब ज़रा आगे अगली खबरों की तरफ बढ़ते हैं। जो अफ़गान पाकिस्तान की जंग है उसको फ़िलहाल बंद किया गया है, और बंद करने की वजह ये कहा गया है कि ईद के मौके पर, ईद को सामने रखते हुए इस जंग को बंद किया गया है। और इस जंग के लिए सऊदी अरब, कतर और तुर्की ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सालसी, या ये कहिए कि दोनों मुल्कों को कहा है कि ईद के मौके पर आप ज़रा जाने दें। तो 23 मार्च तक इस जंग को जो है उसके अंदर एक ब्रेक दिया है ईद के सिलसिले में। अब मुझे ये नहीं समझ कि अगर 27वीं की रात को या 27वीं रोज़े को हमने हमला किया है, जिसमें वो कहते हैं कि उनके 500, 400 या 300 अफराद शहीद हुए हैं, हम कहते हैं वहाँ ड्रोन बनाने की फैक्ट्री थी। तो ईद का अगर हम लिहाज कर रहे हैं तो क्या हम रमज़ान का लिहाज नहीं कर रहे थे, या वो नहीं कर रहे थे, या हम नहीं कर रहे थे? या अगर ईद का ख्याल है सऊदी अरब को, कतर को, तुर्की को, तो क्या उन्हें रमज़ान का ख्याल नहीं था? कोई समझ नहीं आती। मेरी समझ से तो बाहर है। मेरे ख्याल में तो ईद भी ज़ाहिर अहम है, लेकिन रमज़ान अगर एक मुसलमान, और ज़ाहिर अफ़गानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, वहाँ पर जब हमला करेंगे तो आगे भी मुसलमान ही हैं, तो क्या रमज़ान का ख्याल हमने ज़्यादा करना है या ईद का करना है? मैं ये नहीं कह रहा कि जंग बंद क्यों की, मैं तो इस जंग के वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ कि इस तरह की जंग तो बिल्कुल ही शुरू नहीं करनी चाहिए अपने हमसाए के साथ। अभी तो आपको बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे ही है जैसे इस वक्त अफ़गानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, वो उस तरीके से वापस हम पर बमबारी नहीं कर सकते, उस तरीके का हमला नहीं कर सकते। ताकत का तवाज़न वैसा ही देख लीजिए एयरफोर्स वगैरह के हिसाब से, जैसे इस वक्त इसराइल जो है या अमेरिका है ईरान पर हमले कर रहा है, वो वापस एयरफोर्स से उन पर हमले नहीं कर सकते। लेकिन हर एक के पास अपना टेक्टिकल वेपन या तरीका होता है। जैसे ईरान ने अमेरिका और इसराइल को आबनाए हरमज़ में फंसाया हुआ है, दूसरी तरफ तो वो उनका बहुत नुकसान कर रहे हैं और करेंगे भी ईरान का वो नुकसान, और हो भी रहा है, शहादतें भी हो रही हैं, सब कुछ। लेकिन आपको ये नज़र आ रहा है कि आबनाए हरमज़ वैसे ही चल रहा है जैसे ईरान चलाना चाहेगा। और ईरान ने वहाँ इतनी तैयारी कर रखी है कि आने वाले दिनों में अगर ईरान को मज़ीद नुकसान भी पहुँचा लेंगे, तब भी आबनाए हरमज़ जो है वो ईरान की मर्ज़ी से ही चलेगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरी समझ से ये बाहर है कि जो हमारे मुहतरम है सारे, ये क्यों ये चाहते हैं, मतलब हमारे वाले दोस्त जो हैं वो ये क्यों चाहते हैं कि हमने एक ऐसी जंग ज़रूर अपने, वो तो चलें फिर भी दूर हैं, चले जाएंगे अमेरिका वाले ये जंग करके। ईरान के पास फ़िलहाल ऐसी कोई ताकत नहीं कि वो अमेरिका पहुंच सके, सवाए आबनाए हरमज़ को इस वक्त बंद करने या दूसरे जो तेल की तरसील है उसको सीधा करने की। लेकिन हमने कहाँ जाना है, हम तो हमसाए हैं। लेकिन ये ऐलान हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन अगर पहले ही इसी चीज़ को दरमियान में डाल के, जिसकी वजह से हम अब रुक रहे हैं, इस जंग का कोई तरीका निकाला जाता तो वो बेहतर था। अब ज़रा ईरान और जो दूसरी जंग है उसका अहवाल ले लें। एक तो इसराइल और अमेरिका ने हमला, तो इसराइल ने किया, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका की कोऑर्डिनेशन से ही किया होगा। ईरान की जो सबसे बड़ी गैस प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी है उसके ऊपर हमला किया गया है। 80% ईरान की गैस वहाँ से आती है, और कम से कम आधे मुल्क को, जी हाँ, तकरीबन 50-60% मुल्क जो है उसकी बिजली भी वहीं पर बनती है।
गैस से बिजली बनाते, जाहिर है एनर्जी का उनके जो प्लांट्स हैं, और उस पर इसराइल ने हमला किया है और वहाँ पर जाहिर है नुकसान पहुँचाया है। अब वापस जो ईरान है उसने एक वार्निंग जारी की है, और वार्निंग जारी की है उन्होंने सऊदी अरब और यूएई के अंदर जो रहने वाले शहरी हैं उनको। उसमें बाकायदा उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस, गैस फील्ड्स, जो इससे रिलेटेड तमाम मीन गैस की और तेल की जो फैसिलिटीज़ हैं उन तमाम को मार्क किया है, और सऊदी अरब और यूएई के शहरियों को बता दिया कि हम अगले चंद घंटे में इन पर अब हमला करने जा रहे हैं, तो आप साइड पे हो जाए। तो अब इसराइल और अमेरिका अगर इनकी तेल की फैसिलिटीज़ पर हमला करता है तो ईरान ये परसीव करता है कि ये हमारी जब तेल की फैसिलिटीज़ पर हमला होगा तो हमें वापस इनकी तेल की फैसिलिटीज़ पर हमला करना है। तो उनकी कैलकुलेशन ये है कि जो वो यूएई की तेल की फैसिलिटीज़ पर हमला करेंगे या सऊदी तेल की फैसिलिटीज़ पर हमला करेंगे, वो असल में इन्हीं की फैसिलिटीज़ है, मीन इन्हीं को वहाँ से ऑयल मैसर है और इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। तो अब उन्होंने ये वार्निंग जारी कर दी है। अब ये आपने जहन में रखना है कि तेल एक ऐसी चीज़ है, जैसे पाकिस्तान के अंदर शोर था पिछले दिनों के 23 दिन का है, 22 दिन का है, 28 दिन का है। आप इंडिया देखें तो उनके पास भी मैक्सिमम 1 महीने का ज़रूरत का तेल जो है वो होगा तमाम मुल्कों के साथ, क्योंकि इसकी स्टोरेज जो है, तेल की खपत इतनी होती है तो इसकी स्टोरेज बनाना खासा मुश्किल काम होता है किसी मुल्क के लिए भी। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का तो बना लेगा, कितनी स्टोरेज उसकी कर लेगा। अल्लाह ने तो ज़मीन के नीचे इसको स्टोर किया हुआ है, इंसानों ने जब वो बाहर निकाल लिया तो उसे किसी जगह पर स्टोर तो करना है। तो अब हर मुल्क के पास लिमिटेड स्टोरेज ही है कहीं ना कहीं। बहुत सारे मुल्क तो फिर टैंकर्स के अंदर स्टोरेज रखते हैं, मीन समंदर के अंदर ही टैंकर्स ले आते हैं, अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो उन्हीं में उसको स्टोर रखते हैं। लेकिन बहरहाल सूरत हाल जो है इस वक्त वो ये है कि अब अगर इन ऑयल फील्ड्स के ऊपर ईरान हमला कर देता है, जो कि ईरान ने वार्निंग जारी कर दी कि अगले चंद घंटे में हम करेंगे, क्योंकि हमारे गैस फील्ड्स के ऊपर हमला हुआ। ईरान पहले ही बता चुका है कि अगर हमारे तेल की फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमला हुआ तो हम भी वापस करेंगे। अब अगर होता है तो ये ऐसा नहीं है जैसे आबना हरमज़ बंद है। आबना हरमज़ तो इस वक्त बंद है। ईरान अगर कल ऐलान करता है कि आबना हरमज़ खुल गया तो जाहिर है कि हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ट्रैफिक नॉर्मल हो जाएगी और तेल का फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो कहा था कि 2 महीने लगेंगे, क्योंकि पीछे सारे का सारा जो सिस्टम है रिफाइनरीज और सब कुछ वो बंद हो गया, उनको रिकैलिब्रेट करने में, रीप्रोसेस करने में, सारी चीज़ों में 2 महीने लग जाएंगे। तो चलें अब 2 महीने कह लें, लेकिन अब अगर ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर बमबारियाँ हो गई और वहाँ पर जो सारे का सारा सिस्टम है उसी को डैमेज कर दिया, तो वो तो फिर 2 महीने वाली बात नहीं होगी, वो तो कई महीने तक सप्लाई जो है डिसरप्ट हो जाएगी। और उससे जो तेल की प्राइसेस पहले ही $100 फी बैरल से ऊपर है, वो मुझे लग रहा है कि वो शायद और ऊपर चले जाएंगी। तो इससे बचना चाहिए था। ये मसला ईरान की तेल की तनसीबात नहीं है, मसला फिर पूरी दुनिया की, सवाए अमेरिका, वेनेजुएला इस साइड को निकाल के पूरी दुनिया की जो तेल की फैसिलिटीज़ हैं, मसला उनका है। इसके ऊपर दोबारा भी आपको बात किसी दिन एक हमने रिसर्च कर रखी है, वो आपके सामने रखेंगे कि क्यों ईरान हो या सऊदी अरब हो, इनका तेल ही क्यों ज़्यादा अहम है। या अमेरिका बहादुर के पास अब तो वेनेजुएला में इतना तेल है, अमेरिका के अंदर खुद से इतना तेल है, तो बार बार अमेरिका इस तेल के पीछे क्यों जाता है जो गल्फ के अंदर है, खलीज के अंदर है, जो ईरान के पास है, भले वो इराक के पास है, भले सऊदी अरब के पास है। तो इस पर भी एक तफसीली फीचर आपके सामने रखेंगे कि वजह क्या है, उसकी बड़ी खास वजह है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी वहाँ पर इकोनॉमिक जंग जो है वो होती हुई नजर आ रही है। तो अब अगर ये तेल की तरसीलात की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर अगर ये हमला हो गया, मतलब ईरान की तरफ से अगर ये हमला हो गया, तो वाज़े तौर पर तेल और इकोनॉमी की जंग जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। और यही ईरान का मकसद है, क्योंकि ईरान के पास उतना गोला बारूद, पहले भी हम आपको कह चुके हैं, एयरफोर्स की पावर जो है वो नहीं है। तो ईरान चाहेगा कि ये जंग जो है वो इकोनॉमी, तेल की तरसील उस तरफ को जाए। अब इन्होंने खुद ही उनकी तेल की फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करके उन्हें एक मौका फराहम कर दिया है। कल फाइनेंशियल टाइम्स का एक चार्ट आपके सामने रखा था जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि सबसे ज़्यादा हमले ईरान ने यूएई पर किए। उसके बड़े सारे रीज़न है। ईरान ये समझता है कि यूएई इसराइल के बहुत करीब है या यूएई इसमें बहुत इन्वॉल्व है जो हम पर हुआ है। उसके साथ साथ ईरान को ये भी समझ है कि यूएई जो है वो एक मेन हब है बिजनेस का, कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, वो भले तेल से रिलेटेड हो या ट्रेड से रिलेटेड हो इस सारे रीजन के अंदर, इसलिए वो वहाँ पर हमले कर रहा है ताकि ये सारा मामला चोक हो जाए और इकोनॉमी के प्रेशर की वजह से इसकी कीमत जंग की इतनी बढ़ जाए, लागत इतनी बढ़ जाए कि पूरी दुनिया इसके अंदर फिर चीखे कि इस जंग को बंद करवाएं। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर यहाँ पर आबना हरमज़ ना हो, ईरान किसी तरह से तेल की तरसील पर असरअंदाज ना हो सकता हो, ये सारा बिजनेस इसका जो एक डायमेंशन है वो इसमें ना हो, दूसरी दुनिया को परेशानी ना हो, तो कौन बोलेगा ईरान के लिए? क्यों ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ कहेंगे हमने इस जंग में नहीं आना, या आना है या नहीं आना? वो नहीं भी आएंगे तो खामोश रहेंगे, सब कुछ होने देंगे जो हो रहा होगा। ये वो तेल की तरसील है, ये दुनिया की दुखती रग है जिसके ऊपर ईरान ने वापस हाथ रखा है, जिसकी वजह से अब सब कहते हैं कि इस जंग को बंद होना चाहिए, जो कि इन फर्स्ट प्लेस शुरू ही गलत हुई थी। अब ईरान के अंदर जो एक्टिविटीज़ इसराइल ने की हैं, इसराइल ने एक तो क्लेम किया है कि उन्होंने ईरान के इंटेलिजेंस जो मिनिस्टर हैं
उनको उन्होंने शहीद कर दिया। ये इस्राएली क्लेम है। ईरान ने अभी तक आगे से कुछ नहीं कहा। इस्राएली क्लेम ये है कि उन्होंने ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बना लिया, उन्हें शहीद कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि उन्हें आउटकम नहीं पता, फिर 2 घंटे के बाद ही उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इस्राएली ने कहा कि हमने उन्हें कत्ल कर दिया है, वो शहीद हो चुके हैं। ये उनका 2 घंटे के बाद ही अपडेटेड वर्जन जो है वो सामने आ गया इसराइल का। उससे भी खतरनाक बात जो उन्होंने कही वो अब अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर दोनों ने अप्रूवल दे दिया, और ये डिफेंस मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं कि दोनों ने अप्रूवल दे दिया है कि अब इस्राएली फोर्सेस को मजीद किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं। उनके हत्थे जो अहम ईरानी शख्सियत चढ़ती है, जिसको भी वो समझते हैं कि उनको कत्ल करके इसराइल को और अमेरिका को फ़ायदा है, वो उसको कत्ल कर सकते हैं। उन्हें जो डिफेंस मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है उसकी इजाज़त नहीं चाहिए। मतलब कि उन्होंने खुली छुट्टी दे दी है इसराइल ने अपनी फ़ौज को कि ईरान की जो शख्सियत भी उनको मिलती है, वो हुकूमती शख्सियत है, कोई मिनिस्टर है, किसी इदारे का हेड है, कोई फौजी कमांडर है, जो भी है, उसकी इजाज़त मजीद डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उन्हें अपने ताईं कत्ल कर सकते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक, मैं ये कहूँगा, सूरत हाल है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि इससे जो नीचे बैठे हुए डेड हेड्स ही मैं कह सकता हूँ, वो पता नहीं आप किस किस को मारेंगे, कितने लोगों को वहाँ पर कत्ल करेंगे, कितनी तबाही करेंगे। पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इसराइल नहीं चाहता कि जंग बंद हो, वो इस जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहता है। वो पंजाबी का एक मुहावरा है, पसंद साड़ी खर्चा सजना दा। खर्चा तो पूरी दुनिया का हो रहा है इसराइल को, जितनी सपोर्ट अमेरिका से मिलती है, फाइनेंशियल भी, गोला बारूद की भी, सब कुछ इसराइल का कोई खास इस पर ज़ाहिर है खर्चा तो हो रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन उस तरह से इसराइल की इकॉनमी पे इसका असर नहीं है। इसराइल के ऊपर जो मज़ाइल पहुँच रहे हैं, तबाही हो रही है, लेकिन वो कंपैरेटिवली जो ईरान की वो तबाही कर रहे हैं उससे कम हो रही है। और जो अपना हरमज़ बंद है, या जो अमेरिका की रेपुटेशन ख़राब हुई है, क्योंकि सारे अरब ममालिक और पूरी दुनिया यही समझती थी कि अरब ममालिक इतना पैसा लगाते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं अमेरिका में, अपने अड्डे दिए हुए हैं, अपनी ज़मीन दी हुई है, अपने इलाके में भी बदनाम हुए हुए हैं, अपनी आवाम के सामने भी किसी हद तक बदनाम हुए हुए हैं कि हमने अमेरिकी अड्डे दिए हुए हैं, तो कम अज़ कम ये महफूज है। वो जो लोगों के जहन में एक ओला था वो भी ख़त्म हो गया, वो जो लोगों को एक गलत फहमी थी वो भी ख़त्म हो गई, उनको भी जो मेरा ख्याल गलत फहमी थी उनकी भी दूर हो गई। अब उनको पता है कि कोई मुल्क भी जिसके पास कोई 2,000-1,500 किलोमीटर दूर मिसाइल पहुंचने वाले हैं और वो उनके गिरदोनवा में कहीं वाक़या है, वो इनकी तबाही फेर सकता है, ऐसा कुछ मसला है नहीं। और इनकी जो इकॉनमी है वो इतनी फ्रजाइल है, सभी की फ्रजाइल होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी इकॉनमी इतनी नाजुक है कि क्योंकि वहाँ फॉरेन इन्वेस्टर है सारा, कि वहाँ पर 2 ड्रोन पहुँचे तो मामला ख़त्म। और आजकल आपको पता है कि हर दूसरे मुल्क के पास ड्रोन है, हर 5वां मुल्क जो है वो ड्रोन बना रहा है अपने। तो इस सूरत हाल के अंदर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको भी दोबारा सोचना पड़ेगा। मेरा ख्याल शायद इसी तरह की एक बैठक जो है वो आज बुध के दिन ही सऊदी अरब के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं अरब लीग के, सारे अरब ममालिक के, उनको बुलाया गया, उनकी बैठक हुई है। देखते हैं उसमें से क्या लामिया बाहर आता है। ज़ाहिर है यही कहेंगे ईरान की मजम्मत होगी और कहा जाएगा कि इकट्ठे होकर हम इसका दिफा करेंगे, लेकिन बहरहाल एक बैठक हो रही है सऊदी अरब के अंदर बुध की शाम को, जो अरब लीग के तमाम के तमाम मिनिस्टर्स हैं उनकी, ताकि वो इस सारे मामले के ऊपर देख सकें कि हमने क्या करना। ये जो इसराइल ने ऐलान किया है कि अब किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो हत्थे चढ़े उसको कत्ल कर दो, ये इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया, उसके जवाब में अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरी समझ से बाहर है कि अमेरिका को और इसराइल को इस बात की समझ क्यों नहीं आती कि जब वो हमारी किसी अहम शख्सियत को शहीद करते हैं तो उससे सिस्टम के ऊपर उस तरह फ़र्क नहीं पड़ता जैसे ये समझते हैं। उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर अली लारिजानी को जिस तरीके से शहीद किया गया, उससे पहले वो कहते हैं कि जो हमारे सुप्रीम लीडर थे जब उन्हें शहीद किया गया, उन्होंने कहा उनसे अहम तो और कोई शख्सियत नहीं थी ईरान में, क्या उनको शहीद करने के बाद हमारा सिस्टम रुका? क्या हमारा दिफा का निज़ाम जो है वो मुतासर हुआ? इसी तरह उन्होंने कहा कि डॉक्टर अली लारिजानी हो या वो खुद हों अब्बास अराक्ची, उन्होंने अपने बारे में बात की। उन्होंने कहा अगर कल कोई मुझे भी शहीद कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नया मेरी जगह ले लेगा। ईरान के अंदर सिस्टम्स डिज़ाइन हैं, शख्सियात के जानने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगा और कोई नया शख्स रिप्लेस होकर वही काम जो उनका कौमी मकसद है वो पूरा करता रहेगा। तो ये बात तो अब्बास अराक्ची की दुरुस्त है, इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान ने इसी रिजॉल्व का तो मुजाहरा किया कि उनका सिस्टम इतना इंटैक्ट है कि एक शख्सियत को हटाया गया है तो सिस्टम जो है वो उसी तरीके से परफॉर्म करता रहा, यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर को भी हटाया गया तो सिस्टम ने जो है वो हचकोला नहीं लिया बल्कि उसी तरीके से रवां दवा रहा है। आगे जी, जो ईरानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर है उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 100 से ज़ायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है और ये उन्होंने अली लारिजानी और उनके साथियों के कत्ल का बदला लिया है। ये जो पिछली रात गुजरी है उन्होंने पै दर पै हमले किए हैं, जिसमें अब BBC रिपोर्ट कर रहा है कि तेल अवीव में
जो हमले हुए हैं उनमें 2 अफराद हलाक हुए हैं। फिर अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि 192 इसराइली जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर माइनर इंजरीज़ थी, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड थे। लेकिन 192 लोगों को हॉस्पिटल लाया गया है, ये अल जज़ीरा जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। तीसरी तरफ जो अमेरिका है वो कहता है कि हमने आबनाए हरमज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया है, और वजह यह है कि उनसे ईरान जो है वो कंट्रोल करता है आबनाए हरमज़ को। तो वहाँ पर बहुत वज़नी 5000 पाउंड वज़नी जो बम है वो इस्तेमाल किए गए हैं बंकर बस्टर अमेरिका की तरफ से, और वो कहते हैं कि वहाँ पर बंकर्स के अंदर जो उनका सिस्टम था, वहाँ से ईरानी जो एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल वो वहाँ से फायर करते थे, उस सिस्टम को हमने नुकसान पहुँचाया। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ईरान ने बहुत सारी एक्सरसाइजेज वहाँ कर चुके हुए हैं पहले से। उन्हें बहुत पता है कि ये सब कुछ होना था। वो कई सालों बल्कि कई दहाइयों से इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि उन्होंने चंद बंकर्स के अंदर अपने ये सिस्टम रखे हुए हैं, वो सब कुछ फैला हुआ है वहाँ। आप कहें 1-1 किलोमीटर पर फैला हुआ है सब कुछ, छोटी छोटी बोट्स में, दूसरी चीज़ों में। तो ये अमेरिका अपने आप को तसल्ली तो दे रहा है, गुस्सा निकाल रहा है, या इसराइल के कहने पर बस बमबारी करे जा रहा है कि चलो जितना नुकसान हो। और ये गोले बारूद कई मुल्कों के पास पुराने भी पड़े होते हैं, वो कहते हैं चले आप इस्तेमाल करें। कौन सा अपनी जेब से, टैक्स पेयर का पैसा ही है ना, वो और टैक्स लगा लेंगे और टैक्स लगा लेंगे, कर्जा ले लेंगे, कौन सा वापस करना है। तो इस तरह की सोच कई जगहों पर दिमागों के अंदर होती है, वो करते जा रहे हैं। लेकिन इससे आबनाए हरमज़ नहीं खुलने वाली। पर बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने वहाँ भारी बम्बों के साथ जो है वो बमबारी की है। फिर अमेरिका का एक बड़ा बहरी, 3 वहाँ पर बहरी बेड़े उतारे हुए हैं सारे रीजन के अंदर। जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, वो अब उस इलाके को छोड़ के जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर लॉन्ड्री के एरिया के अंदर आग लगी थी। चंद दिन पहले हमने रिपोर्ट किया था, कोई 600 जो फौजी अंदर थे उनके बिस्तर जल गए थे बीच में, कुछ 100 कमरे जल गए थे। ये जो जहाज़ है इस पर तकरीबन 6000 का अमला है जो मुतय्यन है उसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। बहुत बड़ा दायरा, पूरा शहर ही है जो समंदर पर तैर रहा है। तो उसमें जो आग लगी, अब उस जहाज़ का इंजन विंजन तो वो कह रहे हैं अमरीकी ठीक है, लेकिन बाकी उसमें मसाइल हैं। तो अब वो एक किस्म का लूला लंगड़ा ही कह दीजिए, इस वक्त लंगड़ाता हुआ वहाँ से निकल के अब यूनान जाएगा और ग्रीस में उसकी मुरम्मत होगी। अमेरिका वापस नहीं जाएगा, बल्कि ग्रीस में ही उस बहरी बेड़े की मुरम्मत होगी और फिर वो वापस आएगा। इसको को 2-4 हफ्ते इस सारे काम को लगेंगे, लेकिन वहाँ से वो रवाना हो गया है ग्रीस की तरफ वापस। ये एक बड़ा, आप ये कहिए कि ऑप्टिक्स वाइज ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि बिल्कुल एन कॉम्बैट के अंदर ये जहाज़ जो है ये अपनी जो इफेक्टिविटी थी उसे रिटेन नहीं रख सका, और इसके अमले ने अंदर ही आग लगवा बैठे। खुद नहीं भी लगाई होगी, लेकिन बाहर है, ज़ाहिर है कोई ना कोई केयरलेसनेस तो हुई है, और उस वजह से इसे अब वापस जाना पड़ गया है, और ये यूनान में अब मुरम्मत होगा। अब आगे चलते, अगली खबर जो है वो इराक में। हमने पहले भी आपको बताया था कि इराक के अंदर बहुत सारा ईरानी हमदर्दी भी है ईरान के लिए, और इन्फ्लुएंस भी है। तो इराक के जो लोकल मलेशियाज हैं वो बार बार जो इराक के अंदर अमरीकी एम्बेसी है उस पर हमले कर रहे हैं। इराक के अंदर जो अमरीकी एम्बेसी, उससे सारा अमला तो निकाल लिया गया है, मासवाए कुछ जो इमरजेंसी ज़रूरी अमला है वहाँ पर वो होगा। उस पर जो पिछली रात गुजरी है उसमें अब तक का सबसे शदीद हमला हुआ है। रॉकेट्स भी मारे जा रहे हैं, मिसाइल भी मारे जा रहे हैं, ड्रोन्स भी मारे जा रहे हैं, और ये सब कुछ ईरान से नहीं हो रहा, लोकल मलेशिया है जो वहाँ पर हमला कर रहा है। और जाहिर है उनकी हमदर्दी या उनका जो बैकग्राउंड है वो ईरान के साथ ही है। तो ये एक डेवलपमेंट जो है ये ईरान के अंदर भी हो रही है। फिर जो ईरान की फुटबॉल टीम थी ख़वातीन की, जो ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी, फिर उसमें असाइलम का सारा ड्रामा किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने और दूसरों ने। फिर उन बच्चियों ने वापस ले ली थी दरखास्त, जो 4-5 ने दी भी थी, उसमें से शायद 1-2 रह गई, बाकी सब ने वापस ले ली। वो टीम अब पहले पहुंची थी कुआलालंपुर, अब क्योंकि ईरान की तो फ़िज़ाई जो एयर स्पेस है वो बंद है, तो अब वो वहाँ से तुर्की पहुंची हैं मलेशिया से, और तुर्की जो है उससे अब वो बाय रोड जो है वापस ईरान जाएंगी। लेकिन वो तुर्की के एक बॉर्डरिंग शहर पर पहुंच चुकी हैं, जहां से अब वो जो है वो ईरान के अंदर बाय रोड जो है वो सफ़र करेंगी। रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो वहाँ वापस पहुंच चुकी हैं। आगे चलते हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसमें ईद की नमाज जो है वो अब खुली जगहों पर करने पर पाबंदी है। पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी मुसलमान जो है वो क्योंकि इतनी तादाद में है कि वहाँ पर खुली जगहों पर यूएई में फिर ईद होती है। इस दफ़ा उन्होंने जंग की सूरत हाल की वजह से कहा है कि ईद की नमाज सिर्फ मसाजिद में होगी, खुली जगहों पर ईद की नमाज नहीं होगी। ये समा न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि यूएई के जो अहकामात दिए गए हैं कि खुली जगह पर अब ईद नहीं होगी। जो तेल है वो अब तरसील उसकी आबनाए हरमज़ में एक एक करके हो रही है। पहले पाकिस्तानी एक शिप गुजरा था, मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि वही शर्त जो ईरान ने रखी थी कि तेल की पेमेंट अगर युआन में है, अगर चाइनीज़ करेंसी में है तो गुजरने देंगे, डॉलर में है तो नहीं गुजरने देंगे। पहले मुशाहिद हुसैन सैयद ने बताया था कि पाकिस्तानी जहाज़ जो है वो जो चाइनीज़ करेंसी के अंदर पेमेंट करके वहाँ से गुजर चुका है, और अब वहीं से इंडियन जहाज़ भी चाइनीज़ करेंसी के अंदर, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है कि अब इंडियन जहाज़ एक वहाँ से गुजरा है आबनाए हरमज़ से, और उसने भी
चाइनीज़ करेंसी के अंदर पेमेंट की है, इसीलिए ईरान ने उसे गुजरने दिया। तो जो ईरान को पता है, जैसे मैंने पहले कहा कि हम बमों में, मिसाइलों में, एयरफोर्स में, उन चीज़ों में उस तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो शतरंज है वो आबनाए हरमज़ पे लगाई है और इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर उसमें कामयाब हैं। आप पार्शली नहीं कह सकते, वो 100% उन्होंने चोक किया हुआ है उसे, अपनी मर्जी से खोलते हैं, अपनी मर्जी से उसमें किसी भी चीज़ को गुजरने देते हैं। अमेरिका ने सीरिया को कहा है कि आप हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है वो जंग जो है वो शुरू करें लेबनान में, लेकिन सीरिया जो कहता है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर मामला शुरू हो जाएंगे, वो रिलक्टेंट हैं, वो अमेरिका के कहने पर ये जंग नहीं लड़ रहे। दूसरी तरफ सुबह के व्लॉग में कवर करेंगे कि किस तरीके से जो अमरीकी सपोर्टेड इसराइल है, उसने इस वक्त लेबनान के अंदर किस तरीके से तबाही मचाई हुई है, बेरूत में वो क्या कुछ कर रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। वहाँ पर भी इतनी कत्लो गारत है कि कोई इंतहा नहीं है, और क्योंकि सारा फोकस जो है वो इस वक्त ईरान पर है, तो उस तरफ लोग उतना नहीं सोच रहे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।